मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस का पहला सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान संबंधी आपसे क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। साथियों, मात्रक, मापन और मापक यंत्र से संबंधित आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। बच्चे यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको बिल्कुल रट लेना है अच्छे से, है ना। और मात्रक देखिए भाई, और दोस्तों देखिए भार की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। साथ ही हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चला है, इसमें सुपर फास्ट कराएंगे। बाकी दोस्तों डिटेल में मैंने ये पब्लिकेशन कंप्लीट बुक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, से आप देख सकते हैं। हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चला ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, भार की ऐसा यूनिट साथी होती है न्यूटन। उसी पर दोस्तों संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार उद्योग में दोस्तों शक्ति होती है, शक्ति की इकाई आपकी होती है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होती है। ध्वनि को मापने के लिए दोस्तों हम लोग यूनिट डेसिबल का प्रयोग करते हैं। डेसिबल को बच्चा डिनोट करते हैं, डीबी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोग, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलाम है और प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई आपकी ओम होती है और ओम को हम डिनोट इस प्रकार, ओम का सिंबल ए होता है। प्रतिबल की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक एम्पियर होती है और आवेश की ऐसा यूनिट साथियों कूलाम होती है। ऊर्जा की ऐसा यूनिट कार्य की इकाई के समान होती है। जो ऊर्जा की इकाई होती है वो कार्य की इकाई की बच्चा समान होती है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, शक्ति इकाई को हम लोग वाट कहते हैं। वाट शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई होती है। एम्पियर जो सेकंड होती है बच्चा, वो आवेश की आपकी इकाई होती है। ठीक है, ध्वनि के नाप की यूनिट होती है डेसिबल। ध्वनि के नाप को हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल से डिनोट करते हैं। गैलन सामान्यतः आपका आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी प्रकाश वर्ष। रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ओम का दोस्तों सिंबल ए होता है। ठीक है, और दबाव की ऐसा इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चला है, इसलिए बच्चे हम आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, पूरा कंप्लीट आप दोस्तों डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ें बिल्कुल बताई हुई है। ठीक है, बल की ऐसा यूनिट साथियों न्यूटन होती है। उसी पर विस्थापन की ऐसा यूनिट आपका मीटर होता है। विभवांतर की ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। उसी प्रकार दोस्तों प्रतिरोध की ऐसा यूनिट आपकी ओम होती है। जी के मान की ऐसा यूनिट वही होती है जो त्वरण की ऐसा यूनिट होती है। और है भौतिक मात्रा जिनकी इकाई एक समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो एक समान होती है। जो आपका कार्य और ऊर्जा की ऐसा यूनिट बच्चा एक समान होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए रहा, देखिए आप लोग, ताप की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और अगर हम दोस्तों स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी का बच्चा मान होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका एक मान होता है। कैपिटल जी की अगर बात करें तो कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट ओम मीटर है और भार की ऐसा इकाई बल की ऐसा यूनिट के इक्वल होती है। चाल की ऐसा यूनिट दोस्तों मीटर पर सेकंड होती है और दाब की ऐसा यूनिट आपकी पास्कल होती है। ठीक है, दाब का ऐसा यूनिट बच्चा पास्कल होता है, याद रखिएगा आप लोग। त्वरण की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति की ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड है। शक्ति की ऐसा यूनिट होती है जूल पर सेकंड होती है। एग्जाम में पूछता है बल और वजन की जो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। बल हुआ, फोर्स हुआ, एफ का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू होता है बच्चा एम ए। ठीक है, और वजन डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। इसका जो ऐसा इकाई बच्चा न्यूटन होता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो आप लोग बिल्कुल घोर के पी जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। शक्ति की ऐसा इकाई साथियों वाट होती है। शक्ति की जो ऐसा यूनिट होती है वो वाट होती है। और विभवांतर की ऐसा यूनिट साथियों वोल्ट होती है। विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और संवेग की ऐसा यूनिट आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ताप की ऐसा यूनिट केल्विन, उसी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी दाब की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भार की ऐसा यूनिट
वही होती है जो बल की एसआई यूनिट होती है। आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। सापेक्ष राशि इनमें से समय नहीं है, एक सापेक्ष राशि नहीं है समय। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है, मान्यता यानी कि दोस्तों रिटार्डेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान होती है। कार्य हुआ वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट दोस्तों समान होती है, याद रखिएगा। 1 पास्कल इक्वल टू बच्चा होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल इक्वल टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके सामने ए रहा मेरे प्यारे दोस्तों, तरंग दैर्घ्य यानी कि बच्चा वेवलेंथ की एसआई यूनिट एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई इकाई में मोल का प्रतीक साथियों एमओएल होता है, इसको हम एमओएल से डिनोट करते हैं। जो आपकी भौतिक राशियां साथ होती हैं उसमें आपका मोल भी आता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है। मात्रक कूलाम या सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि जिसको हम डीबी से डिनोट बच्चा करते हैं। डीबी से हम इसको ध्वनि प्रदूषण को डीबी से डिनोट करते हैं। ध्वनि की प्रबलता यानी कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपकी डेसिबल में मापी जाती है। सेम क्वेश्चन है डीबी में। ठीक है, अगर कोई भी आपको एग्जाम में साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लास्ट में डीबी लगाना है। ठीक है, जैसे 10 डीबी हुआ, जैसे मान लो अभी आपकी जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है बच्चा, ये आपकी 0 डीबी पर हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से डीबी चलती है। 10 डीबी पर आवाज और तेज हो जाएगी। 20 डीबी अगर हम कर देंगे वॉल्यूम तो आवाज तेज हो जाएगी। अगर आवाज कम करें तो उसमें माइनस में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो साउंड की जो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो हम लोग डीबी में डिनोट करते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग साथियों आपसे मापन यानी कि मेजरमेंट से संबंधित बच्चा क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर साथियों, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, आपको याद रखना है। यहाँ से आपका 1 से 2 न्यूमेरिकल जो कि आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं, बच्चों वाले न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आपके यहाँ से बनते हैं। तो आपको याद रखना है मापन। ठीक है, अगर आपको मापन याद होगा तो न्यूमेरिकल आपको सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू बच्चा होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 740 वाट। साथियों, आप जानते हैं गुरुकुल प्लस का यूट्यूब चैनल है, उसका हमेशा से सपना रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकें। ठीक है दोस्तों, हम लोग फालतू की आपको ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं। आपका देखिए, हम दोस्तों ऐसा काम नहीं करते एक क्वेश्चन में आपको 20-25 मिनट खींचें। बाकी उसके लिए अगर आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा चाहिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट बताते हैं। ठीक है, हम लोग साथियों आपको पॉइंट टू पॉइंट से लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कराते हैं, कोई रिवीजन कराते हैं। बाकी दोस्तों मैंने डिटेल में भी आपको चीज़ें करवाई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ कंप्लीट आप कोर्स देखिए डिटेल में, जो कि बिल्कुल है, जो कि मैंने आपको डिटेल में जो जानने लायक चीज़ें वो मैंने आपको सब उसमें बताई हुई हैं। 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/मीटर। ठीक है, डायोप्टर बच्चा जो लेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर हम लोग लेंस जो लेंस होता है, लेंस को हम डायोप्टर में करते हैं। जो जैसे मान लो आपका पावर है -2 है तो आपको डायोप्टर हम लोग डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। ठीक है, कैपिटल डी से हम डायोप्टर को डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लेंस में दोस्तों डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। माइक्रोन होता है प्रदीप्ति की माप, जो प्रदीप्ति की जो माप होती है वो आपकी लक्स मीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। एग्जाम में पूछेगा 5 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, तो 5 इंटू 3.6 कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बच्चे एग्जाम में भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको याद रखना है। 1 किलोवाट इक्वल टू बच्चा होता है 1000 जूल पर सेकंड होता है। 1000 जूल पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है, वहाँ पर शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। बच्चे जब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जाके आपके पास कंटेंट आ पाता है, आप देख सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पे साथियों मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों बच्चा बोलते हैं सर जो पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ मिलेगी, तो साथियों जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्लास की मिलती है वो आपको सब गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेली क्विज आपको यहाँ पर मिलेंगी,
की ई बुक वगैरह, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल आपको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर करंट अफेयर वगैरह की मैं जल्दी ही आपके लिए ई बुक वगैरह लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी साथियों विज्ञान चालीसा भी ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके रेलवे एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 10,000 से ज्यादा टेस्ट, यहाँ पर लगभग 12,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको। और इसमें दोस्तों 300 से ज्यादा फ्री टेस्ट हैं, जिसको आप फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, कि बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपना इसको पता लग जाएगी आपका क्या स्कोर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि केवल 499 रुपए में आपको दी जा रही है, ठीक है भाई। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट इक्वल टू होता है दोस्तों 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट ये शक्ति के बराबर होता है। और इसके अलावा साथियों 1 न्यूटन आपका होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, याद रखिए दोस्तों, दूरी को जो लोग हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर होता है। और 1 कूलाम अपॉन सेकंड इक्वल टू होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू बच्चा क्या होता है, कूलाम अपॉन सेकंड होता है, ठीक है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। उसी पर 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका होता है, ठीक है। दोस्तों आज हमने आपको 10 मिनट में लगभग 80-100 क्वेश्चन करा दिए होंगे, मैंने गिने नहीं है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ताबड़तोड़ रिवीजन आपको कराया, फास्ट ट्रैक रिवीजन रहा है, जिसमें आपको चीज़ें जल्दी कराई गई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए वीडियो वरदान साबित होगी, ठीक है। बाकी दोस्तों ई बुक है, इसका कंप्लीट ई बुक भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा सेशन, उसके लिए आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, सो दैट मैं डेली आप लोगों के इसी 10 मिनट में आपको क्विक रिवीजन करा सकूँ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वीडियो लॉन्च करूंगा, डेली 10-10 मिनट की मैं वीडियो लॉन्च करूँ, ताकि आपको कोई हेक्टिक ना रहे, ठीक है। आप आराम से अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। मैं एक टाइम आपको डिसाइड कर दूंगा, इसमें मैं आपको कराऊंगा। और इसके अलावा साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, उत्साह मिलता है दोस्तों, तब जाके हम आप लोगों की चीज़ें और कंटिन्यू कर पाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो लाइक जरूर करें बच्चे, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोगों की चीज़ें बना पाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यार आप जानते हैं कि 2024 में है चुनाव। इस बार भाई जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एक बच्चा भी दुखी ना रहे, तो सरकार दोस्तों भर भर के वैकेंसी निकाल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा, एसएससी में दोस्तों आपकी बम्पर वैकेंसी निकली है, सीजीएल में हुआ, और जीडी में 50,000 प्लस वैकेंसी निकली है, और सीजीएल में 35,000 प्लस वैकेंसी निकली है। उसी प्रकार दोस्तों रेलवे में ही आपकी ज़्यादा जल्दी ही वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। ये पूरा प्रॉपर दोस्तों जानकारी है। मेरी 40 से 50 स्टूडेंट से बात हुई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कोई एएलपी में लोको पायलट है, कोई साथियों ग्रुप डी में सिलेक्टेड, कोई आपका स्टेशन मास्टर है, और कोई 2-3 बच्चे हैं जेई हैं। तो मेरी बात हुई तो वो बच्चे बोल रहे हैं सर जल्दी रेलवे भी भर्ती निकालने वाली है, और इस बार दोस्तों रेलवे का एग्जाम आपका फास्ट होगा। जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन निकल, जैसे एसएससी में होता है नोटिफिकेशन निकलता है और 3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है ना। उसी पर दोस्तों अब रेलवे में ही ऐसा ही होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे की बहुत ज्यादा किरकिरी ग्रुप डी के चक्कर में हुई, एनटीपीसी चक्कर में किरकिरी हुई। अब दोस्तों रेलवे नहीं चाह रही है कि भाई साहब अब हमारी दोबारा किरकिरी हो, क्योंकि 2024 में चुनाव है। रेलवे की दोस्तों बहुत जब भर्ती निकलती है तो उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, तो काफी बड़े लेवल मास लेवल पर होता है। तो दोस्तों इस बार रेलवे फास्ट मोड पे काम करेगी, जल्दी आपकी प्रोसीजर कंप्लीट होगा। दोस्तों जल्दी ही आपको रेलवे एएलपी की भर्ती देखने को मिलेगी, एएलपी टेक्नीशियन, और आपको रेलवे की जो जेई की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, 50 से 1 लाख के बीच आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2018 से लेकर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, 5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको बड़ी देखने को वैकेंसी मिलेगी। और बिल्कुल आप तैयार हो जाओ भाई। आप दोस्तों बिहार तरफ जाएंगे तो बच्चा बिल्कुल तैयार रेडी हो गया है। अगर आप तैयार नहीं हो तो बच्चा अब तैयार हो जाओ, देर आए सबेर आए, ये बात समझ के बिल्कुल तैयार हो जाओ। अभी इस मूवमेंट से पढ़ाई चालू कर दो, ऐसा मौका दोस्तों आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी भर्ती होती है, ठीक है भाई साहब, अच्छे तरीके से लग जाओ। दोस्तों जब
रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था। मेरे काफी बच्चे दोस्तों इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, मतलब हजारों की तादाद में बच्चे सिलेक्टेड ग्रुप डी में यार। मेरी बात हुई है कि भाई साहब आपको किस किस कोर्स से मदद मिली, तो बच्चों ने बोला सर आपकी जो विज्ञान चालीसा ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिली है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा रेलवे का पोर्शन भी ग्रुप डी में थोड़ा टफ पोर्शन था, टफ था एग्जाम, क्योंकि एक ही शिफ्ट में था, मतलब एक ही फेज था। अब दोस्तों जो कि एएलपी का आपका 2 फेज में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम होंगे, तो आपका साइंस ईजीबी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों विज्ञान चालीसा सब बच्चों ने मोस्टली 95% बच्चों ने दोस्तों रिकमेंड किया कि सर विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है। दोस्तों ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए और जेई की भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञान चालीसा सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। इसको आप जरूर दोस्तों एक बार देखिए, जिसमें दोस्तों टॉप 5000 क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन का दोस्तों आप मतलब जानते हैं, जो 10 बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, जो 12 बार पूछा गया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें रखे गए हैं। और साथ ही इसकी खास बात है, ये बच्चों का बोलना था कि सर इसमें हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, इसमें क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मिले हैं। साथ ही उसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोगों ने इसीलिए रखे थे ताकि आपको हमेशा चीजें याद है, वन लाइनर में चीजें हमें याद करने में आसानी होती है, और यहाँ पर साथियों सिस्टमैटिकली रूप में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे यार, है ना। तो साथियों विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन है, या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले साइंस करता है। दोस्तों आपका एएलपी की अगर बात करें, एएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसी प्रकार दोस्तों अगर जेई की बात करें, जेई में आपके 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। ठीक है, तो बच्चा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको विज्ञान चालीसा के क्वेश्चन एक एक घोल के पीना है। साथियों पहले ई बुक आपको दी जा रही थी, पहले आपको ई बुक दी जाती है, ग्रुप डी का पेपर था, जो कि 199 रुपए में आपको दी जा रही थी। ठीक है, बच्चों का दोस्तों काफी मैसेज बच्चों के रहे, सर इसका कंप्लीट वीडियो कोर्स भी लॉन्च कीजिए आप, क्योंकि विज्ञान चालीसा बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फंस रहे हैं। तो वीडियो में दोस्तों क्या होता है, हमें चीजें आसानी होती हैं, इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है ना। अब कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए तो आपने वीडियो देख ली। दोस्तों उसके लिए हमने आपको उसी मूल्य में 30+ वीडियो का पूरा कोर्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अब यानी कि दोस्तों आपको ई बुक के साथ साथ कंप्लीट वीडियो कोर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑफर पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इसका प्राइस हाइक हो जाए मे बी। ठीक है, तो साथियों इस विज्ञान चालीसा को ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। साथियों इसको ई बुक को आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए। मैंने इसमें दोस्तों बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों में है, या आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, एक आपका दोस्तों बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसको आप प्रिंट आउट करवाइए, और दोस्तों रोज सुबह उठ के रोज सुबह अपना डिसिप्लिन दोस्तों चीजें कीजिए। आप डिसिप्लिन में आपका करेंगे तभी आपको यार तरक्की मिलेगी। रोज सुबह 1 घंटे दोस्तों विज्ञान चालीसा क्वेश्चन जरूर रटो, है ना। साइंस के दोस्तों क्यों आपको याद नहीं होता, साइंस दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन रट लो यार, फिर साला कहाँ ही क्वेश्चन बाहर जाएगा। आपको 5000 क्वेश्चन ही तो करने हैं यार, 5000 क्वेश्चन ही रटने में दिक्कत हो रही है आपको, तो हो गई यार भाई बात। दोस्तों इस विज्ञान चालीसा को आप टॉप 5000 क्वेश्चन इसको रट लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। दोस्तों जैसे आप हनुमान चालीसा आपको रट गई, वैसे आप विज्ञान चालीसा आपको रट जानी चाहिए यार, है ना। और दोस्तों किसी प्रकार की डाउट हो, इस नंबर से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके सीधे यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड यार क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, है ना। और ई बुक के साथ साथ साथियों आपको इसमें ई बुक तो दी ही जा रही है 199 रुपए में, और साथ ही आपको कंप्लीट कोर्स भी दिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में आपको दिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, फिर आपको शायद कोर्स ना मिले दोस्तों देखने को, है ना। तो दोस्तों बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है जहां पर आपको विज्ञान चालीसा कंप्लीट मिलेगी, कंप्लीट ई बुक और कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है। 746 वाट को दोस्तों हम लोग एक अश्वशक्ति इक्वल टू होता है आपका 746 वाट। अब हम लोग आपसे मापक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित बच्चा क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ओके डन। चलो देखो, वह यंत्र जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पेरिस्कोप पर दोस्तों पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए दोस्तों हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हेलियोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके माध्यम से दोस्तों हम लोग सन को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने डिटेल में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं डिटेल में मैंने कंप्लीट ये सब पूरा बताया हुआ डिटेल में। यूथ पब्लिकेशन का मैंने कंप्लीट जो कि वीडियो है मैंने डिटेल में समझाई हुई है। डिस्क्रिप्शन साथियों लिंक है, वहां से आप डिटेल में देख सकते हो, प्रैक्टिस भी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा देखो फास्ट ट्रैक दोस्तों रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोग आपसे सुपर ट्रैक करा रहे हैं, यानी कि सुपर फास्ट करा रहे हैं। बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है एक हिसाब से। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और सर्किट में सर्किट होता है दोस्तों, सर्किट आपके दो प्रकार के होते हैं, सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है सर्किट। सर्किट आपके दो में होते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु हम लोग दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वह सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम लोग टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर एक मापन उपकरण है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर साथियों एक मापन उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा हम लोग एमीटर से मापते हैं। ठीक है, परिपथ में श्रेणी में संयोजित एमीटर को किया जाता है। ठीक है, परिपथ में जो सीरीज होता है, सीरीज में हम लोग एमीटर के माध्यम से समायोजित करते हैं, सीक्वेंस वाइज करते हैं। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध एमीटर में होता है। ठीक है, कम विद्युत आपका एमीटर खींचता है। और पृष्ठ तनाव मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को मापने के लिए दोस्तों हम ये इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए करते हैं। प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर जो कि पीटॉट ट्यूब होता है। और गतिपाल चक्र यानी कि फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल का मापन हम लोग टैकोमीटर के माध्यम से करते हैं। चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, अपन बोलते हैं ना भाई इस कार का आरपीएम इतना ज़्यादा है, जो कार का आरपीएम ज़्यादा होता है वो अच्छा चलती है ना, तो आरपीएम चक्कर प्रति मिनट यानी कि आरपीएम का मापन टैकोमीटर के माध्यम से हम लोग आरपीएम का मापन करते हैं, यानी चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, इसका मापन हम लोग टैकोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके माध्यम से करते हैं। टैकोमीटर आपका मापता है आरपीएम। ठीक है, चलिए भाई, किसी प्रकार का डाउट हो बताओ, बेझिझक आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बच्चे लाइक जरूर करो, वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, लाइक फटाफट से करो, लाइक करो जरूर, है ना, सो दैट मैं आपके लिए डेली ऐसे ही बच्चे सेशन लाता रहूं, 10 मिनट में आपको चीज़ें फटाफट करा सकूं। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो भी एजुकेशन भाई ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। आप जान रहे हैं दोस्तों, और भी हम लोग टीचर आप लोगों के ला रहे हैं, एजुकेटर्स ला रहे हैं दोस्तों। आप लोग जब लाइक कमेंट करते सो हम आप लोगों के लिए और उत्साह से काम कर पाते, तो लाइक कमेंट शेयर करो आप लोग, है ना। चलो, क्वेश्चन है अपना वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर, ये आपका मल्टीमीटर में होता है। साथियों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसका कंप्लीट ई बुक भी अवेलेबल है, गुरुकुल प्लस की ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मिनिमम आपसे शुल्क इसका लिया जाए, ताकि हम लोग टाइपिस्ट जिन्होंने टाइप किया उसका हम लोग चार्ज निकाल सकें उन लोगों का। ठीक है, तो मिनिमम आपसे चार्ज लिया जा रहा है। ई बुक को कंप्लीट आपको एक ई बुक मिल जाएगी, जो कि बुक फॉर्मेट में भी मिलेगी, साथ में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिलेगी, मतलब 2 ई बुक मिलेगी आपको। और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और इसके अलावा आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी की जो अंदर होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का हम लोग पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए करते हैं सोनार का प्रयोग। ठीक है, जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। सोनार दोस्तों आपका इको लोकेशन सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये आपका दूध की डेंसिटी को पता लगाती है लैक्टोमीटर। आपने देखा होगा बच्चा, जो दूध वाले होते हैं ये आपको बताता है कि भाई यादव जी ने कितना दूध मिलाया है, कितना पानी मिलाया है। हम लोगों की तरफ तो यार यूपी में मोस्टली जो दूध वाले हैं वो यादव जी होते हैं। ठीक है, उनको का स्टार्टिंग से वो लोग दूध वगैरह बेचते हैं। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है, आपने देखा होगा डेयरी वगैरह पे होते हैं, डेयरी वगैरह में वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट एक मीटर टाइप का लैक्टोमीटर प्रयोग करते हैं, जिससे पता लगा लेते हैं कि भाई दूध में कितना पानी है, कितना प्योर दूध है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर के माध्यम से दोस्तों हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना पानी मिला है, कितना दूध है उसमें, है ना। तो लैक्टोमीटर ये बताता है, उसके हम लोग रेशियो के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग बच्चा करते हैं।
ठीक है भाई, ओके डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई भी डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ओए उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं तो हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन की गति जानने में आपका स्पीडोमीटर मदद करता है। इको लोकेशन एक आपका सोनार का बेसिकली सिद्धांत है, ठीक है। और विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का बच्चा प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, बिल्कुल रट लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की शक्ति हुई और वेग को मापने के लिए बच्चा हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। बच्चा यहाँ से आपकी कंप्लीट हो चुका है मापन, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। मापन, मापक यंत्र संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए हैं। कैसा सेशन लगा कमेंट करके बच्चा आप लोग जरूर बताइए। स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे ही चीजें देता रहूं। चलिए अब हम लोग आपसे मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जिसमें आपका कार्य आता है। साथ ही यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जामिनर हमेशा पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा टॉपिक है ये भी। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल 2 से 3 बनेंगे एग्जाम में, है ना। वो है भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है तो वो आपकी कार्य होती है। कार्य में बच्चा केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है कार्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अधिक काम करता है तो बंदूक की एक चलती हुई गोली ये आपकी अधिक काम करती है विकल्प के अनुसार। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित हम लोग करते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को, एक 10 किलोग्राम वाला वजन का एक सूटकेस है, उसको उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मतलब वो उठा लिया उसने और खड़ा हुआ तो मतलब चलेगा तो वही वर्क होगा। 10 किलोग्राम सूट के उठा लिया और खड़ा है तो मतलब 0 जूल उसने वर्क डन किया है, उसने कार्य 0 जूल उसका होगा, ठीक है। चलिए एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा, ठीक है बच्चा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य अगर शून्य होगा, किया गया कार्य यानी कि W 0 होगा तो विस्थापन भी आपको उस केस में बच्चा 0 हो जाएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं यानी कि एनर्जी कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर पराक्रय हो रहा है तो उसका ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी उसमें, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है। जब विस्थापन बच्चा बल की दिशा में होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक पिंकी है समतल बच्चा। इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां मैंने कंप्लीट आपको करवाए हुए हैं। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। पिंकी है जो कि समतल सड़क है, एक बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, उस पर अपने सिर पर रख लिया पुस्तक रखकर चल रही। तो इस गतिविधि में हम लोग क्या कहेंगे, तो इस गतिविधि में साथियों हम लोग करेंगे कार्य किया गया है, ठीक है भाई। चलिए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन, कार्य करने की स्थिति में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण आपका हमेशा दोस्तों 90 डिग्री होता है बच्चा। W = F × S cos थीटा होता है। W = F × D भी बोल सकते हैं, F × S भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो W = F × D होता है फोर्स, ये आपका F फोर्स होता है, D होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। अगर फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 0 होगा बच्चा। देखो अगर फोर्स 0 है तो वर्क भी आपका 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी आपका 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें घटित होती हैं। तो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तब जाके होता है काम। अगर 0 होगा तो बच्चा बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। सुमन एक पुल में तैर रही है। सुमन है जो कि एक पुल में तैर रही है। इस स्थिति में दोस्तों कोई भी कार्य नहीं होगा तो W = F × S cos थीटा होता है। इसके अनुसार दोस्तों कोई भी कार्य नहीं होगा सुमन के अनुसार, ठीक है। कार्य की क्षमता को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कार्य करने की हम लोग क्षमता को आखिर क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कैसा लगा सेशन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और 10 मिनट में मैंने आपको 80 से 100 क्वेश्चन लगभग करा दिए होंगे। और इसके अलावा दोस्तों
लाइक करें वीडियो को जरूर, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट बच्चे मैं आपके लिए ऐसी चीजें बनाता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए कार्य करने की क्षमता को साथियों हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी बोलते हैं। कार्य होता है यदि ऊर्जा होती, कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगी। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी आपका शून्य हो जाएगा। बल इंटू विस्थापन इक्वल टू होता है कार्य, W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है बच्चा। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है भाई, और बच्चा याद रखिएगा कॉस, बच्चा देखो जो आपका कॉस 90 का मान होता है वो 0 होता है, कॉस 0 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके क्योंकि बनते हैं। विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच कोण और प्रयुक्त बल पर आपका किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य आपका शून्य होगा। विस्थापन ना होने पर जो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य भी आपका बच्चा शून्य हो जाएगा। अगर डी 0 है तो शून्य बाकी भी आपका 0 हो जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा करने के लिए हम लोग कार्य हुआ है ऐसा करने के लिए एक शर्त है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी जाके कार्य होगा। ठीक है भाई, तभी आपका वर्क निकलेगा। बल और विस्थापन का गुणनफल इक्वल टू कार्य होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? भाई किसी वस्तु पर किए गए कार्य आपका वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य निर्भर नहीं करता है संवेग पर। यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे हम लोग साथियों किए गए कार्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, कोई पिंड है बच्चा, उस पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। अगर कॉस 90 है बच्चा तो किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्क डन हुआ हो, एफ आपका डी जो भी मान हुआ, अगर कॉस 90 है तो आपका उस केस में 0 ही हो जाएगा वर्क, है ना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था निर्भर करती है। ठीक है साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक हमारा टाबल तो रिवीजन चला जिसमें आपको चीज़ें हम लोग जल्दी करा रहे हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैंने उसके लिए बच्चे डिटेल में कंप्लीट कोर्स बनाया है, कंप्लीट कोर्स जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती, गति कर रही है कोई कार है जो कि विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आती हवा का सामना कर रही है तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। केवल परिमाण है और कार्य में दोस्तों केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे हम लोग कोई कार्य नहीं कहते हैं, कोई भी कार्य उस केस में नहीं होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, कोई वस्तु का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी आपका बच्चा शून्य ही होगा। ठीक है, याद रखना है आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चा, जब कार्य तभी होगी जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, तभी तो कार्य करोगे ना आप। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई भी कार्य उस केस में नहीं हुआ है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। कोई सर्कुलर मतलब सर्कुलर पथ में कोई कार्य घूम रही, गोलाकार में घूम रही है तो बच्चा उस केस में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बल द्वारा किया कार्य भी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अब हम लोग आपसे साथियों शक्ति यानी कि पावर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन चर्चा करेंगे। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, और P इक्वल टू बच्चा होता है पावर यानी कि शक्ति, P इक्वल टू W/T होता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि बच्चा कोई कारक
t समय में w कार्य कर रहा है तो उसकी पावर आपकी p इक्वल टू, बच्चे मैंने आपको बताया w अपॉन टी होता है, यानी कार्य अपॉन समय होता है p, यानी शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय होता है। शक्ति इक्वल टू w अपॉन टी होता है। w का अर्थ होता है बच्चा कार्य, w यानी कि वर्क डन, t होता है टाइम टेकन, और कार्य करने की गति को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वह है भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य की गति को मापती है, तो वो शक्ति आपकी मापती है। शक्ति का सूत्र दोस्तों होता है कार्य अपॉन समय होता है। वह है भौतिक राशि जो किए गए कार्य की दर, और भौतिक राशि जो किए गए कार्य की दर को दर कहलाती है, तो किए गए कार्य की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय होता है। और भौतिक मात्रा जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर, तो शक्ति बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। औसत शक्ति आपकी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय होता है। औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर इक्वल टू होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय होता है। ये न्यूमेरिकल के दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है, यदि कोई एजेंट t समय में w काम करता है तो उसकी पावर p इक्वल टू w अपॉन टी होगा। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज काल की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, अतः हवाई जहाज से अधिक शक्तिशाली शक्ति का होता है, जैसे उदाहरण आपका शक्ति का बेसिकली होगा। फिर से आप एक बात सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनिए। एक अधिक शक्तिशाली पावरफुल इंजन है जो कि कम समय में अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली पावरफुल इंजन है जो कि कम समय में अधिक कार्य करेगा, जैसे एक हवाई जहाज है कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, अतः हवाई जहाज से अधिक शक्तिशाली है। ये आपका शक्ति का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और V इंटू आई होता है, और आई स्क्वायर इंटू आर होता है। शक्ति का सूत्र होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा पूछे जा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे ऊर्जा यानी कि एनर्जी संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है भाई, चलिए ऊर्जा में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ए रहा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप लोग, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा, यानी कि सेम रहेगा। और बच्चा अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो कि समान स्थिर रहता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं बच्चे, जब एक रबर बैंड रहता है जो अपना ब्रेसलेट होता है उसको आप खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो बेसिकली जो ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, जब आप रबर बैंड को खींचते तो स्थितिज ऊर्जा आपकी संग्रहित होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के साथ फॉर्मूला होता है mgh। याद रखिएगा बच्चा, है ना, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए रहा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा था, कोई स्प्रिंग है साथियों, जब कोई संपीड़ित कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसको आपने छोड़ दिया, स्प्रिंग है इसको आपने छोड़ दिया, तो है अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है जब आपने कोई स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है स्प्रिंग। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बांध में संग्रहित पानी में जो आपका बांध में जो पानी बच्चा, देखिए एक चीज़ याद बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए 2 प्रकार की मोस्टली एनर्जी होती है। एनर्जी तो काफ़ी प्रकार की होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। एक आपकी होती है बच्चा गतिज एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। जो जब कोई चीज़ ठहरी हुई है तो बच्चा वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब कोई चीज़ चलने लगे तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में आती है। जैसे आपका बांध होता है, बांध डैम्स होता है, डैम में दोस्तों संग्रहित पानी बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एग्जाम्पल है बांध का पानी। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है। याद रखिएगा बच्चा आप लोग, m माने होता है मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर आपका हाइट। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। चलिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा ये प्राप्त करती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, कोई कार है वो जो कि हाई स्पीड से बच्चे चल रही है, तो यह आपकी गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है,
वह ऊर्जा जो सदैव धनात्मक होती है, तो वो धनात्मक साथियों आपकी गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपकी किलोवाट घंटा यानी kWh है। ये आपकी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है दोस्तों। जब एक दबी स्प्रिंग है बच्चा, दबी हुई स्प्रिंग है, जब हमने दबी हुई स्प्रिंग को दबा दिया, उसको छोड़ दिया, तो वह स्थितिज ऊर्जा को बेसिकली जब वो दबी हुई स्प्रिंग, जब उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, यानी कि वर्क करने लगेगी वो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग वर्क करने लगेगी, तो ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। आई होप की साथियों आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। और आज का 2 मिनट का सेशन चल रहा है, वो आज का यहीं रखते हैं। कल हम आपको फिर इसी तरीके से मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, एक संपीड़ित स्प्रिंग में आपकी एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है, उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला mgh होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि गति के अनुरूप होती है। गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये आपका मास और वेलोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित में होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा आपकी होती है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। साथियों देखिए, डिटेल में भी मैंने एक कोर्स आप लोगों की डिटेल में बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने कंप्लीट वीडियो डिटेल में भी आपको समझाई है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा फास्टैग रिवीजन चला है, जिसमें हम चीज़ें आपको जल्दी करा रहे हैं। और एक गतिविधि मेरे प्यारे दोस्तों, और एक गतिविधि जिसमें किसी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है, उसको हम लोग एक पेंडुलम का झूलना ही बेस्ट एग्जाम्पल है। एक पेंडुलम का झूलना में क्या होता है, पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब पेंडुलम झूलने लगता है तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ठीक है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बच्चा 9 गुनी हो जाएगी, डबल होती है। जब जस्ट ऊपर उठाए गए हथौड़े का, जो ऊपर आपने हथौड़े को उठा दिया, तो बच्चा ऊपर उठाए हुए हथौड़े में आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जब आपने हथौड़े को उठा दिया, अब आपने मान लो वो गिरा दिया, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी उस केस में होगी। ऊपर उठा हुआ हथौड़ा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला mgh होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार के साथियों एग्जाम में आपके न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि mdh का संयोजन यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिए, किसी कोई तना हुआ दोस्तों रबर बैंड है, उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। ठीक है, किसी संकोचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाए, कोई बंदूक है मान लो, आपने उससे गोली चला दिया, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस केस में आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। जब आपने बंदूक में जब उस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जैसे आपने बंदूक दे दी तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी बच्चा हो जाएगा। ठीक है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, स्थिति आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु को ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। खींचे हुए धनुष से तीर, एक खींचा हुआ दोस्तों धनुष से तीर छोड़ते समय, जब आपने तीर ले लिया और जब तीर छोड़ रहे हैं उस समय धनुष की ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी दोस्तों, आप तीर आपका मतलब मान लो अपन ने ऐसा किया, धनुष ले लिया, धनुष पर तीर लगा, तो बच्चा उसके पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। जैसे आपने तीर छोड़ दिया तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, गिरते हुए नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। गिरते हुए नारियल में बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती, क्योंकि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका,
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। किसी बंदूक से बुलेट से दागे जाने पर कोई बंदूक है बच्चा, बंदूक से आपने बुलेट को दाग दिया तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। आप इस तरफ ले जाएंगे तो इस केस में हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में आपकी यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली दो प्रकार की होती है बच्चा, एक गतिज ऊर्जा होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये आपके यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। एक साधारण पेंडुलम की गति गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र E इक्वल टू mgh होता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान वृद्धि गतिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। अगर आपने वेग को 4 गुना कर दिया तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में आपका बेसिकली जो उस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो आपकी नियत ही रहेगी। ठीक है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण बेसिकली जब आप साइकिल बच्चे चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय क्या होता है, ये आपका रासायनिक ऊर्जा बेसिकली ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बच्चे जब आप साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण बेसिकली उस समय क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा बेसिकली रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद और फिर आपकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होके हो जाती है। ठीक है, तो साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जादायक होती है, अधिक ऊर्जा इसमें होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु का एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। किसी वस्तु को दोस्तों एक निश्चित ऊंचाई से आपने भूमि पर गिरा दिया, जब ये भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा आपकी होती है। जैसे नारियल हुआ, ये गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बेसिकली परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बारिश के दौरान दोस्तों क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। ठीक है, ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटती के साथ घटती और बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी mgh होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, घर की छत पर रखी एक ईंट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय संग्रहित बेसिकली स्थितिज ऊर्जा में होती है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में आपकी ऊर्जा होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी कार्यशील ऊर्जा होती है, कार्य करती है। आपकी स्थितिज ऊर्जा ठहरी हुई होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों मैं आपको 5 बार 10 बार बता चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जब कोई चीज़ ठहरी हुई तो वो आपकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी, जब कोई चीज़ कार्य कर रही तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उस केस में। ठीक है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो आप ऊपर जाने पर तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। यदि साइकिल की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, अगर साइकिल की जो गतिज ऊर्जा है बच्चा वो डबल हो गई तो इसकी 4 गुना हो जाएगी। यदि साइकिल की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन। यदि साइकिल की गतिज ऊर्जा, एक मिसप्रिंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यदि साइकिल की गति, यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं बच्चे, यहाँ पर गति है। यदि साइकिल की गति को दुगना कर दिया जाए, यदि साइकिल की गति को दुगना हो जाती है, अगर साइकिल की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी। ठीक है, गति के साथ गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ती है। ठीक है, गति के साथ आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, अगर कोई बंदूक से अपन ने गोली चला दी, वो बंदूक पीछे की ओर आती है, बंदूक आपकी पीछे की ओर आ रही है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। बंदूक आप चला दी, आपने गोली चला दी, बंदूक तो मान लो पीछे की ओर आएगी तो बंदूक से जो गतिज ऊर्जा आपकी गोली से कम होगी बंदूक की। ठीक है भाई, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका था, कोई वस्तु आपने उसको लंबवत ऊपर की ओर बच्चा फेंक दिया तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपकी
बढ़ती और घटती। ठीक है, चलिए ये मैं डिटेल में आपको बताया हुआ कि ऐसा क्यों होता है, वो आप सब देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, कोई वस्तु फ्री रूप से मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा का वह रूप जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता, तो वो आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मास यानी द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। वह राशि जिसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का दोस्तों, द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है साथियों, देखिए आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको लगभग, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लगभग 80 से 100 क्वेश्चन करा दिए होंगे। और दोस्तों ये 10 सेकंड वाला, आपको 10 मिनट वाला सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है, और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। वीडियो को और सब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी दोस्तों इसका कंप्लीट PDF, कंप्लीट ई बुक जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दिए जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कंप्लीट बेसिकली इसका ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 5 या प्लस क्वेश्चन वाला है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। साथियों जो ई बुक है वो आपकी बुक फॉर्मेट और आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको उपलब्ध, प्रिंटेबल फॉर्मेट और आपका मोबाइल फॉर्मेट में दोनों में उपलब्ध है, आपको दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट कर रहा है मास। मास यानी द्रव्यमान संबंध हम लोग आपसे क्वेश्चन चर्चा बच्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, देखिए वह राशि जिसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, तो उसको हम द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जब एक बस अचानक शुरू होती, जब कोई बस है वो जो कि अचानक शुरू हो रही है, तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब कोई बस से आपने अचानक स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जब अपन लोग बैठे होते हैं बस में तो आपको झटका लगता है, आप आगे की तरफ हो जाते हैं ना। तो ये 200 न्यूटन, जो न्यूटन की गति का पहला नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, किसी वस्तु को जड़त्व मापने की इकाई को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएंगे, पेड़ की शाखा को हम तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को हम लोग जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं, बल्कि समीकरण में F = ma होता है। वस्तु के जड़त्व को हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं। द्रव्यमान अपन आयतन = होता है घनत्व, किसी पदार्थ या प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान आपका घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान आपका घनत्व कहता नहीं, द्रव्यमान अपन आयतन = बच्चा घनत्व होता है। बल अपन त्वरण होता है बच्चा द्रव्यमान। F = होता है क्या, ma होता है। अब अगर हम बल अपन त्वरण की बात करें तो फोर्स अपन एक्सीलरेशन = m हो जाता है, मत यानी कि m = F/a होता है। ठीक है, F = ma फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन फोर्स का बेसिकली सूत्र होता है। यदि बल F और त्वरण a दिया हुआ तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र आप m = F/a होगा आपका। न्यूटन की गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से संबंधित बच्चा क्वेश्चन हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। स्थिति और वेग के बीच संबंध गति का तीसरा नियम बताता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम है स्थिति और वेग के बीच का संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, यानी कि मोमेंटम से संबंधित है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। समीकरण F = ma को हम, ये बेसिकली न्यूटन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, उसमें आपका F = ma आता है। ठीक है, दीवार पर फेंकी हुई गेंद, दीवार पर एक गेंद है जो कि फेंक दिया आपने। ठीक है, दीवार पर फेंकी हुई गेंद टकराकर वापस लौटती है, तो ये आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यह कथन न्यूटन के गति का तीसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु का गति के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु की दोस्तों गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की अनुपातिक होती है। यह गति का दूसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए
1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन इक्वल टू होता है दोस्तों 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन 1687 में किया गया था। तेज गति से आने वाली तेज गति से दोस्तों आ रही है क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्योंकि दोस्तों वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। इस कारण ऐसा होता है, वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। एक राइफल से गोली चलाई गई, एक बच्चा कोई राइफल है जिससे आपने गोली चला दी, यदि राइफल से बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, यदि राइफल से बिना किसी रोक के गोली पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बच्चा बल बोलते हैं। F = ma होता है। m यानी कि बच्चा मास और a ऐसी कि एसिलेशन। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, a को अपने त्वरण बोलते हैं। और उदाहरण जो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों रॉकेट लॉन्च करना एक न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च, ठीक है, न्यूटन के गति का थर्ड लॉ है। जब एक नाविक आगे की दिशा में बच्चा जो कि आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, आगे की दिशा में नाविक कूद गया, तब नाव पीछे की तरफ हटती है। तब नाव आपके पीछे की तरफ, मतलब नाविक है वो आगे की दिशा में कूद गया तो नाव आपके पीछे की तरफ आएगी, तो है आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के बेसिकली इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, तो न्यूटन के तीसरा गति में अपोजिट होता है, और इसलिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब नाविक आगे की ओर करता है नाव आपकी पीछे की ओर आता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार है। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, सारा आप चीज़ें देख सकते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार ऐसा होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का जो बल हमेशा बराबर होगा और विपरीत होगा, बराबर होगा और विपरीत होगा। ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा बच्चा होता है। ठीक है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ, जब कोई स्थिर मतलब कांस्टेंट बस है जो कि चलना प्रारंभ करती है, तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की तरफ गिरते हैं। जैसे आपने मतलब देखा होगा, खड़े एकदम व्यक्ति और बस एकदम स्टार्ट कर दी ड्राइवर ने, ठीक है, तो पीछे की तरफ व्यक्ति गिरते हैं। ठीक है, तो यह बेसिकली न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है। जब ब्रेक लगता है तो भी ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलता है। ठीक है भाई, ओके डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके साइड आउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। और व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। एक व्यक्ति है जो कि स्थिर मतलब शांत पानी है, उसमें नाव पर खड़ा हुआ है। ठीक है, स्थिर पानी मतलब उस पर नाव पर खड़ा हुआ है। यदि वह नाव से तट की ओर चलता है, अगर वो नाव से तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी इस केस में। ठीक है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से आपने मान लो गोली छोड़ दी तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगा दी। तो जब आपने बंदूक से मान लो गोली छोड़ दी तो बंदूक विपरीत दिशा में, जो बंदूक होती है आपकी बच्चा, वो विपरीत दिशा में धक्का लगा दी, बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाएगी। ठीक है, बंदूक पीछे की तरफ ऐसी होती है ना भाई, तो यह आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बच्चा पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे आप रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो रॉकेट तो थोड़ा इस तरफ जमीन पर थोड़ा धक्का लगाता है ना, तो दोस्तों ये आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम के अनुसार ऐसा होता है। जब आपने बंदूक गोली चला दी तो आपका हाथ ऐसा हो जाता ना भाई, तो पीछे को थोड़ा सा धक्का लगता है। ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा दोस्तों होता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ना। बल की परिभाषा को व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वाचित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान है 1, n = 1 होता है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। न्यूटन के नियम है जो कि कणों के पार्टिकल के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ये अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, आकर्षक के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रतिरोध बेसिकली स्थिर होता है। ठीक है, चलिए स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाली, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले
कुछ समय तक दौड़ता है, ठीक है, कुछ समय तक दौड़ता है, फिर उसके बाद ऊंची छलांग लगाता है। पहले वो दौड़ता है फिर ऊंची छलांग लगाता है ताकि गति की जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो गति का जरूरत है उसे लंबी छलांग लगाने के लिए मदद करे। पहले वो दौड़ता है फिर उसका लंबी छलांग लगाता है। कोई आदमी ऐसा तो है नहीं खड़ा और लंबी छलांग लगा दे, बच्चा वो पहले दौड़ता है फिर उसका लंबी छलांग लगाता है, क्योंकि जो गति का जो जरूरत है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। मेज पर रखी गई किताब पुस्तक का ढेर घटना नहीं है, जरूरत का कारण ऐसा होता है। जो मेज पर रखी किताब बेसिकली जरूरत का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जड़त यानी कि इनर्शिया कहते हैं। कि कोई इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, एक बेसिकली ये होती है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने पर या फिर किसी गतिशील वस्तु की, कोई गतिशील मतलब गति कर रही वस्तु, उसकी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जड़त कहते हैं। एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। बेसिकली गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि जो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जड़त यानी कि इनर्शिया का नियम, जड़त यानी कि इनर्शिया का नियम प्रतिपादित आपका आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था, ठीक है। जो आइजैक न्यूटन ने जो इनर्शिया का एग्जाम्पल प्रतिपादित किया था, ठीक है। इनर्शिया का जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था ये आपका दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों है ये, ठीक है भाई, ओके भाई। चलिए साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, खैर गिने तो मैंने नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन रहा है जिसमें जो इंपॉर्टेंट जानने लायक चीज़ें थी वो मैंने खैर आपको बता ही दी हैं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर, इससे उत्साह बढ़ता है, आगे आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया तो गुरुकुल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों हम लोग रेलवे के लिए आपको रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल पूरी जान लगा है ताकि आपका रेलवे में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए और ग्रुप डी में दोस्तों गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल से काफ़ी बच्चे हो, ठीक है। दोस्तों पूरी हम लोग इस बार जान लगा रहे हैं, तो आप लोगों को दोस्तों जान लगाना, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना है और अपना कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें आपको कैसा वीडियो लग रहा है, सो दैट मैं आपके लिए और भी चीज़ें ऐसी बनाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मोड़ती, जब कार है बच्चा, एक कार है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मोड़ती है, कोई कार है जब घुमावदार सड़क है उस पर मुड़ गई, मान लो अब मसूरी जा रहे हैं, वो कार आपकी मुड़ गई, तो उसमें बैठी यात्री स्वयं पर केंद्र की दिशा में एक बल महसूस करता है। जो यात्री उस केंद्र पर यात्री स्वयं पर केंद्र की दिशा में बल महसूस करता है, ये आपका जड़ का कारण ऐसा होता है दोस्तों। इनर्शिया के कारण आदमी ऐसा बल महसूस करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण बच्चा ऐसा होता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को, जब एक पर मान लो गिलास है उस पर बच्चा रखा कार्ड को उंगली से धक्का लगाया जाता है, कार्ड को अपने उंगली से धक्का लगा दिया बच्चा, तो उस केस में जो ऊपर कार्ड के ऊपर सिक्का रखा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो उस पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो यह कथन आपका जड़ का नियम के अनुसार ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, जड़ का मान अधिकतम रेलगाड़ी और हवाई जहाज में के मध्य अधिकतम होता है। फोर्स यानी कि फ्लोस ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। फोर्स यानी कि धक्का लगाना, किसी भी चीज़ में फोर्स करना, आपके घर वाले आपको फोर्स करते हैं ना, धक्का लगाना, तो इसको दोस्तों फोर्स बोलते हैं, वो घर वालों को आप फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो फोर्स होता नहीं है दोस्तों। तो फोर्स आपका यानी कि बल यानी कि धक्का किसी चीज़ पर लगाना, ये फोर्स का एग्जाम्पल है। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, जब एक m द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उसको जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो इस क्रिया के लिए दोस्तों बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वजन के समान होता है। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को दोस्तों जमीन से h ऊंचाई तक आपने उठा दिया, तो इस क्रिया के लिए दोस्तों बल की आवश्यकता हुई है, तभी आपने उठाया है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल F=ma होगा, ठीक है भाई, ओके डन। चलिए
जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जब किसी प्रतिरक्षा बल को F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा और भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है उसको हम लोग बल कहते हैं। बल बेसिकली एक भौतिक इकाई होती है जो एक वस्तु की स्थिर या फिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का काम करती है, तो बल में ऐसा होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती, कोई वस्तु है जो कि सतत चाल से यानी गति कर रही, तो इस पर ना लग रहा तो इस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है। कोई वस्तु जो कि सतत चाल से गति करती है तो इस पर आपका कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है। पृथ्वी में कभी अकेले नहीं होता है बल, पृथ्वी में दोस्तों बल कभी अकेले नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव एक वस्तु की आकृति में परिवर्तित होता है। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। द्रव्यमान × त्वरण इक्वल टू बल होता है। यदि वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची, यदि कोई वस्तु है दोनों सिरों से आपने उसको पकड़कर खींचा तो उस पर लागू बल को हम लोग खिंचाव कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ पर बाहरी बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार के परिवर्तन ना होने का गुण को हम लोग दृढ़ता यानी कि कंसिस्टेंसी बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करें, जब दो समान बल हैं जो कि किसी निकाय या और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल को हम लोग शून्य कहेंगे। वस्तु को गति में लाने के लिए, वस्तु को दोस्तों गति में मोशन में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचने को हम लोग बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान होता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो वस्तुओं के मध्य बल क्रिया होती है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। वह परिस्थिति जिसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम लोग सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना खींचने का एक एग्जाम्पल है। सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप देखिए फटाफट से, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल को हम लोग शून्य प्रयुक्त जो बल होगा वो शून्य 0 होगा। देखिए यानी कि लीनियर मोमेंटम यानी कि समय रैखिक संवेग से संबंधित बच्चा हम लोग क्वेश्चन अब आपसे चर्चा करेंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान इनटू वेग का गुणनफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गतिमान वस्तु का संवेग निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और वेग पर। किसी सिस्टम पर दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है जब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग इसमें संरक्षित रहता है। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। इस केस में संवेग की गणना का फॉर्मूला होता है संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम इक्वल टू m इक्वल टू pb होता है। p यानी कि संवेग यानी कि मोमेंटम p से नोट कर, p इक्वल टू m इंटू b होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिशा और परिमाण संवेग में होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों संवेग में होता है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो इसका संवेग आपका दुगना भी हो जाएगा। टकराव में संवेग हमेशा की बचत की जाती है। टकराव में दोस्तों संवेग हमेशा की बचत की जाती है। रैखिक संवेग आपका इक्वल टू होता है द्रव्यमान इनटू वेग के। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू दोस्तों होता है द्रव्यमान इनटू वेग यानी कि p इक्वल टू mb होता है। यदि संवेग p और वेग b दिया हुआ होता है तो m इक्वल टू p अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में संबंधित दोस्तों हम लोग अब आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। संवेग संरक्षण के नियम संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, एक हल्के और भारी पिंड की, एक हल्का हुआ और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। एक हल्का हुआ और भारी पिंड हुआ उसकी गतिज ऊर्जा समान है। इनमें से संवेग आपका भारी पिंड का ज़्यादा होगा।
ठीक है भाई। भारी पिंड का बच्चा संवेग ज़्यादा होगा। किसी रॉकेट का उड़ान भरना ये संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। और सिद्धांत जिसके अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार दोस्तों कोई भी रॉकेट होता है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। एक सेल है, इसके विस्फोट के बाद एक सेल है बच्चा, इसके विस्फोट के बाद कई टुकड़े हैं जो कि अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित संवेग आपका संरक्षित रहता है। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित बच्चे हम आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से देखिए भाई क्विक बच्चे हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। फास्ट ट्रैक रिवीजन इसमें आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट हो बच्चा कमेंट करके बताओ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और भौतिक राशि जो कभी कभी ऋणात्मक नहीं होती तो वो आपकी दूरी है। दूरी कभी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने, एक वस्तु की दोस्तों समग्र गति का संपूर्ण गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग दूरी और विस्थापन का उपयोग करते हैं। परिमाण और दिशा दोनों आपकी सदिश राशि होती है दोस्तों। राशि आपकी दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है, आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, केवल परिमाण आपका अदिश राशि में होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा आपकी सदिश राशि में होती है। एक सदिश राशि है विस्थापन, विस्थापन साथियों सदिश राशि है, जबकि दोस्तों ठीक है वेग और समय का गुणनफल विस्थापन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। 100 मीटर की ऊंचाई तक मान लो वस्तु चली गई और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ गई है। 100 किलोमीटर बाद वापस आ गई, 100 मीटर की ऊंचाई पर गई। अब वो वस्तु आपके ऊपर गिरेगी तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन वो आपका शून्य यानी कि जीरो हो जाएगा। यानी कि जो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा वो जीरो हो जाएगा वस्तु का। ठीक है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसको हम लोग और गतिशील है तो हम कहेंगे दोस्तों ये वस्तु गतिशील है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति है वो बदलती जा रही है तो इसके हम कहेंगे वस्तु गतिशील है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब हम लोग आपसे साथियों स्पीड या वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। स्पीड या वेलोसिटी देखिए भाई, स्पीड इक्वल टू बच्चा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, स्पीड इंटू टाइम होता है, एस इंटू टी। किसी वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होती है। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है एक वेक्टर। इनमें से दोस्तों वेग आपका एक वेक्टर मात्रा है। साथियों क्वांटिटी आपकी दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को हम लोग वेग कहते हैं। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण आपका वेग है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। दिए गए अंतराल के दौरान एक भीड़भाड़ औसत चाल एवरेज स्पीड और औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति बेसिकली आपका असमान गति का एक एग्जाम्पल। एक भीड़भाड़ वाली सड़क है जिस पर एक बस गति कर रही तो असमान गति होगी ये। चाल दूरी और समय का सही है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला होता है सही। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण आपका होगा इस केस में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग दोस्तों वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम लोग वेग कहते हैं। और मात्रा जो चाल के साथ और मात्रा जो कि दोस्तों चाल यानी कि स्पीड के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है तो वेग में ऐसा होता है। ठीक है, मतलब वह मात्रा जो चाल यानी कि स्पीड के साथ इसकी गति निर्धारित करती है, गति चेंज होती है तो ये बेसिकली दोस्तों चाल में ऐसा होता है, वेग में होता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में हम लोग वेग के रूप में जानते हैं। ठीक है,
समय के साथ विस्थापन और परिवर्तन दर को हम लोग दोस्तों वेग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। बच्चा अगर हम ग्राफ की बात करें तो टाइम ग्राफ आपका इस प्रकार बनता है और वेलोसिटी आपका ऐसा होता है और टाइम, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक कार है दोस्तों, जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, मान लो मसूरी जा रहे हैं तो दोस्तों कार है आपकी घुमावदार सड़क पर मुड़ रही है। ठीक है, अब तो उसमें बैठे यात्री, जो उसमें बैठा जो यात्री है, मान लो आप बैठे हैं तो स्वयं पर वो केंद्र की दिशा में एक बल महसूस करते हैं। तो यह दोस्तों ये बल ज्यादा के कारण यात्री महसूस करता है। ठीक है, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। जब एक गिलास पर रख के दोस्तों जब एक गिलास पर रखेगा, एक कार्ड को, जो गिलास पर रखा हुआ कार्ड है उस पर अपने उंगली से आपने अलग कर दिया, उंगली से आपने धक्का लगा दिया, तो उस पर रखा दोस्तों सिक्का गिलास में जो सिक्का रहता है, जो कार्ड पर रखा सिक्का है वो गिलास में गिर जाता है। तो दोस्तों ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जड़त्व के नियम के कारण दोस्तों ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का मान अधिकतम रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य होता है। फोर्स, अब हम आपसे बल से संबंधित यानी फोर्स से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखिए, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, m द्रव्यमान वाली वस्तु है, m मास वाली वस्तु है, इसको आपने जमीन से h ऊंचाई तक आपने उठा दिया, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता है। इस क्रिया के लिए दोस्तों ऑब्वियसली बल की आवश्यकता हुई, तभी तो आप उसको उठाएंगे ना। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। ठीक है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु को, जो m द्रव्यमान के बच्चा जो कोई वस्तु है जो तुरंत a से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल F = ma होगा। F = ma बच्चा ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। साथियों देखिए, आप लोगों को क्या करना है, मैं जो 10 मिनट का आप लोगों के लिए सेशन ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ। इस प्रकार के दोस्तों ईयरफोन आते हैं, आपको ये लेने आप लोगों सबके पास होंगे, आई नो। तो दोस्तों आपको रोज सुबह रिवीजन करना है इसका। 10 मिनट आप मुझे दीजिए, 10 मिनट में दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 25 से 25 नंबर इजीली आप इसको साइंस में ले जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट आपको केवल देना है, कान में अपना ईयरफोन लगाइए और आराम से दोस्तों जो भी आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप सुबह उठे, मैंने आपको वीडियो दिया, अब भाई आपको चाय बनानी है, बहुत सारे काम होते हैं, तो बच्चा आपको ईयरफोन लगाना है और अपने साइड में काम भी करते जाइए, है ना। 2-3 बार आप वीडियो देखें, इससे आपको बच्चा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से रट जाएंगे, आपको पता भी लगेगा कब आप क्वेश्चन रट लेंगे। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे भाई, मतलब मेरा वीडियो चला रहे हैं सुबह, मतलब मान लो वो घर से मतलब पास में रहते, मेरे आसपास ही 2-4 बच्चे ऐसे रहते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार का ईयरफोन यूज करते हैं। मान लो वो सुबह उठे, अब उन्हें दूध वगैरह लेने जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और क्लास चलती रहती है और साथ में अपना रनिंग भी उन लोगों की, मतलब वॉकिंग भी हो जाती है और जो भी आइटम उन्हें सुबह से दूध वगैरह लाना होता है वो भी उनका आना हो जाता है। तो बच्चा ये भी बहुत बढ़िया तरीका होता है टाइम यूटिलाइज करने का। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आप मतलब कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसा भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जी ऐसा आपके हाथ में कि आपको टाइम अच्छी जगह पर यूज करना है या फिर आपको टिकटॉक वगैरह इन सब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में आपको यूज करना है, ये सब आपके हाथ में है। बच्चा आप अच्छी जगह पर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा, लाइफ आपकी सेट होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा और भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर और भौतिक इकाई यानी फिजिकल क्वांटिटी जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो वो बल आपका ऐसा करता है। बल का फॉर्मूला होता है बच्चा F = ma। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती, कोई वस्तु जो कि सतत चाल से गति कर रही है, जब इस पर कोई भी बाहरी बल ना लग रहा हो, तो पृथ्वी में कभी अकेला नहीं होता है बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई अपना। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन का पर होता है। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि मास इंटू एसिलेशन यानी कि त्वरण, एक तो बल होता है, एसिलेशन का बच्चा फॉर्मूला होता है E = V - U/T होता है, याद रखिएगा। साथियों मैं आपको ताबड़तोड़ रिवीजन करा रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट करा रहा हूँ। बाकी मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको MCQ फॉर्मेट में चीज़ें कराई हैं डिटेल में इसी बुक का। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से, यदि कोई वस्तु है बच्चा जो दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को हम लोग खिंचाव कहते हैं। किसी पदार्थ पर बाहरी बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण को हम लोग दृढ़ता कहते हैं। ठीक है भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल आपका 0 यानी कि शून्य हो जाएगा। वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना को हम लोग बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच दोस्तों जो बल सदैव समान होता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को हम लोग बल कहते हैं। बल का फॉर्मूला बच्चा होता है F=ma। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते बिना देर किए हुए। वह परिस्थिति जिसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है तो उस केस में बच्चा कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी दोस्तों वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम लोग सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण ध्वज फहराना दोस्तों खींचने का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सभी बलों में आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, परिमाण भी होता है इसमें और दिशा भी होती है। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करो, बहुत उत्साह मिलता है आप लोगों के लिए और कंटेंट लाता हूँ। अभी तो मैं आप लोगों को इतना कंटेंट लाऊंगा बच्चा, ग्रुप डी में आपका मैंने ठान रखा कि आपको इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलवाना चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों विशाल सर आप लोगों की मेहनत कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास दे रहे हैं, अभी मैथ की क्लास भी आप लोगों को देंगे वो और दे रहे हैं वो भी, और साइंस और जीके का मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ। और भी बच्चा आपको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है, तभी तो यार हम लोग कुछ आपके लिए और भी चीज़ें ला पाएंगे, है ना। आप लोग कमेंट करते हैं बच्चा उत्साह मिलता है और आप लोगों की चीज़ें मेहनत कर पाते हैं बच्चा। इसके अलावा ई बुक है जो कि बहुत ही कम शुल्क में आपको दी जा रही है ताकि हम लोग यार जो जिन्होंने टाइप किया उनका चार्ज उठा सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पूरे ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, जिसको प्रिंट करवाइए 130 के आसपास 125-30 पेज होंगे, जिसको प्रिंट करवाइए। और मोबाइल फॉर्मेट में बच्चा है जिसको मतलब आराम से पढ़िए, बड़े अक्षर है उसमें। प्रिंटेबल फॉर्मेट में छोटे मतलब आपका जो बुक फॉर्मेट में कंटेंट होता है वही है सेम। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग कोई वस्तु इस पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं। जब दो समान बल हैं किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल शून्य होगा। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम यानी कि रैखिक संवेग से संबंधित बच्चा क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि m इंटू वेग यानी कि वेलोसिटी v। p इक्वल टू बच्चा होता है संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल p होता है बच्चा। p यानी कि मोमेंटम p इक्वल टू बच्चा m इंटू v होता है। फॉर्मूला याद रखिए, m यानी कि मास, v यानी कि वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आपको याद रखने, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका एक बनता है। ठीक है, चलिए ओके भाई, डन। चलो, गतिमान वस्तु का दोस्तों संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी सिस्टम जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, जब कोई सिस्टम है जब दो दोस्तों अप्रत्यास्थ पिंडों मतलब अप्रत्यास्थ पिंड है उनके बीच टक्कर हुए, तब उसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु इसमें संवेग संरक्षित रहता है इस केस में। ठीक है, वेग को यदि दोगुना कर दिया, अगर हमने वेग को यानी कि वेलोसिटी बच्चा दोगुना कर दिया तो संवेग आपका दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी यानी डबल हो जाएगी। ठीक है भाई, संवेग की गणना का सूत्र होता है दोस्तों संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग होता है। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिशा और परिमाण संवेग में होता है। ठीक है, संवेग में दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों होता है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल, अगर कोई गतिमान पिंड है उसकी बच्चा चाल दुगनी कर दी जाए तो उसका संवेग भी आपका डबल हो जाएगा। टकराव में दोस्तों संवेग हमेशा की बचत की जाती है। रैखिक संवेग बराबर होता है, रैखिक संवेग इक्वल टू बच्चा होता है, रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू दोस्तों होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी कि m इंटू बी होता है। p इक्वल टू बच्चा क्या होता है, m इंटू बी होता है। याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन रखता है, वहाँ पर m और b आपको बस लगाना पड़ता है, फॉर्मूला रखना पड़ता है, आपका आंसर निकल आता है। किसी वस्तु का संवेग आपका वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर दोनों पर निर्भर करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चले, आप लोग तैयार हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में हम लोग संवेग को व्यक्त करते हैं। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ होता है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए m इक्वल टू p अपॉन v होता है, p इक्वल टू m भी होता है।
और m भी होता है तो बच्चा m इक्वल टू क्या हो जाता है, p अपॉन v हो जाता है। अब हम लोग आपसे संवेग संरक्षण का नियम से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संबंधित क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से संवेग आपका भारी पिंड का ज़्यादा होगा। किसी रॉकेट का उड़ान भरना समझा जा सकता है कि संवेग संरक्षण के नियम द्वारा ये समझा जा सकता है। कोई रॉकेट उड़ान भर रहा है तो ये संवेग संरक्षण के नियम द्वारा ऐसा होता है। और सिद्धांत जिसके अनुसार दोस्तों कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, और सिद्धांत जिसके अनुसार दोस्तों कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण दोस्तों कोई भी रॉकेट है वो अंतरिक्ष में कार्य करता है। ठीक है, चलिए बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके आप लोगों की कंटेंट आ पाता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित आपका संवेग रहता है। ठीक है भाई, तो संवेग इसमें संरक्षित रहता है। और इसके अलावा साथियों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा सुपर फास्ट बच्चा रिवीजन चला, टावर तो रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल सुपर फास्ट हम आपको करा रहे हैं। बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है एक हिसाब से कहने की बात है। और बाकी साथियों बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, बहुत ज़रा आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ भाई, विदाउट ब्रेक लिए हुए है ना, तो बहुत मेहनत लगी है। लाइक जरूर करें, लाइक से उत्साह बढ़ता है और आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। और कमेंट करके बच्चा जरूर बताओ आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। कंटेंट में दम हो बताओ भाई, किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो वो भी बताओ, हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। आप लोग आप हैं तो वही हम हैं, है ना, आपसे ही हम लोग लगे हैं। आप लोग जैसा भाई आप परिवार भाई, परिवार है आपका। गुरु को पता दोस्तों मेरा नहीं है, ये आपका पूरा परिवार है। ठीक है, परिवार में किसी से कुछ गलती हो तो बताना चाहिए, है ना। तो किसी प्रकार का आपको सुझाव की जरूरत लगे तो बच्चा बताइएगा, सो दैट यार हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें अपने छोटे भाई के रूप में और बड़े भाई की तरह बता सकते हैं आप। और दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई भी आपका ग्रुप हो एजुकेशन ग्रुप, वहाँ पर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब बच्चा जरूर कर ले, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी यार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग आपसे दूरी और विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन देखिए आप लोग। वो है भौतिक राशि जो कभी कभी ऋणात्मक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वो आपकी दूरी है दोस्तों। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और दूरी की अगर बात करें दोस्तों, दूरी आपकी अदिश राशि में आती है। ठीक है भाई, चलिए साथियों राशि आपकी दो होती है, अदिश राशि होती है, आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन का हम लोग प्रयोग करते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि। सदिश राशि में दोस्तों क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। और अगर केवल परिमाण की बात करें तो केवल परिमाण आपका अदिश राशि में होता है। ठीक है, अदिश राशि में आपकी केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और परिमाण और दिशा दोनों सदिश राशि में होती है। एक सदिश राशि आपकी विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दोस्तों आपकी परिमाण दिशा दोनों होती है, सदिश इसमें आपकी परिमाण दिशा दोनों होती है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में आपकी केवल अदिश राशि डिस्टेंस आपकी। ठीक है, वेग और समय का गुणनफल विस्थापन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य यानी कि जीरो होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु अपने उसको ऊपर की ओर फेंक दी, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले पर वापस आ जाती है, तो उस केस में दोस्तों वस्तु का वास्तविक विस्थापन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको हम लोग तो कहेंगे वस्तु बेसिकली गतिशील है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग आपसे चाल वेग से संबंधित यानी कि स्पीड और वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन बच्चा चर्चा करेंगे। किसी वस्तु के त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु के त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। एक वेक्टर मात्रा वेग इनमें से ऑप्शन के अनुसार एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आती है, यानी कि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है इसके वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी से आती है दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को हम लोग वेग कहते हैं। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण वेग है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार ये ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, वेग समय ग्राफ हम बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन में चले। औसत समय, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो दिए गए अंतराल के दौरान ये औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। एक भीड़भाड़ वाली सड़क, एक भीड़भाड़ वाली जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, मान लो चांदनी चौक में आप चले गए, जहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक में यहाँ पर बहुत भीड़भाड़ रहती है, ठीक है, वहाँ पर सड़क पर चले गए, तो एक जो बस है, बस की गति आसमान गति का एक एग्जाम्पल, बस की जो बस चलेगी तो बस आपका आसमान गति का एक एग्जाम्पल है। भीड़भाड़ वाली सड़क में जब बस चलेगी वो आसमान गति का एग्जाम्पल है। चाल हुई, दूरी हुई बच्चा, और समय का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू बच्चा D/T, एस इक्वल टू D/T। याद रखिए, यहाँ से एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तत्कालिक वेग और औसत वेग शून्य त्वरण तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। तत्कालिक वेग हुआ और औसत वेग बेसिकली जब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण यानी कि जीरो एक्सीलरेशन बच्चा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलें क्या। चलो भाई, विस्थापन के परिवर्तन दर को हम लोग वेग कहते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम लोग वेग कहते हैं। और मात्रा जो चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है, तो वेग में ऐसा होता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग के रूप में जानते हैं। ठीक है, वेग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी डिटेल में यार मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, डिटेल में पूरा कंप्लीट मैंने आप डिटेल में भी आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में बुक करवाई है आपको। ये पूरी बनलाइनर फॉर्मेट में चीज़ें आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा इसके कंप्लीट ई बुक है, इसका कंप्लीट PDF बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन पर, जो कि दोस्तों केवल मिनिमम आपसे चार्ज लिया जाए ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में, समय के साथ दोस्तों विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग साथियों आपसे प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। साथियों आप लोग समझ रहे होंगे यार 100, इसलिए मैं आपको फास्ट कराऊँ क्योंकि यार 10 मिनट में 100 कराना बिग टास्क है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है भाई, और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ऐसा रिवीजन आपने शायद ही कहीं भी देखा हो यूट्यूब पर। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं भाई। वह कोण जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो वो 45 डिग्री कोण पर ऐसा होता है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप या पथ परवलय होता है। ठीक है भाई, परवलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग आपसे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण से संबंधित बच्चा क्वेश्चन चर्चा करेंगे। वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाला समय इक्वल टू त्वरण होता है बच्चा। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाला समय, और ये इसको हम त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को ए से नोट करते हैं। ये इक्वल टू बच्चा V - U अपॉन TV होता है अगर हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं। तो वेग में परिवर्तन दर को हम लोग त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। जब वेग दिशा के विपरीत हो जाएगी तो उसको हम लोग नकारात्मक त्वरण कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण दौड़ने वाली कार के संबंध में सही कथन है कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ये बात आपका कथन सही है ऑप्शन के अनुसार। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, जब कोई वस्तु है एक समान गति से, एक समान मतलब कांस्टेंट स्पीड से एक समान गति से गति कर रही है, स्पीड से चल रही है, तो इसका त्वरण आपका बच्चा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य त्वरण का मतलब होता है दोस्तों जब वस्तु का वेग स्थिर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है धनात्मक त्वरण होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का जो वेग यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके इसमें बोलेंगे बच्चा धनात्मक त्वरण यानी कि धनात्मक त्वरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए। त्वरण की बीमा यानी कि जो एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 LM-T-2 इसका फॉर्मूला होता है। L1 M0T-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। ठीक है, चलिए। मंदता यानी कि रिटार्डेशन का अर्थ है दोस्तों ऋणात्मक त्वरण। मंदता यानी कि रिटार्डेशन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुआ समय का समानुपाती होता है, तो वस्तु का त्वरण हम लोग बोलेंगे एक समान है। बल अपॉन द्रव्यमान इक्वल टू त्वरण होता है बच्चा। बल देखिए होता क्या है, F इक्वल टू M मैंने आपको बताया था, E इक्वल टू हो जाता है F अपॉन M हो जाता है। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। ठीक है, अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो उस केस में पिंड का जो वेग है वो आपका घट जाएगा। एक वस्तु की दोस्तों प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप त्वरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुक्त रूप से गिर रही, कोई फ्री रूप से बच्चा गिर रही किसी वस्तु की गति बेसिकली हुआ क्या है,
मुक्त रूप से कोई गिर रही कोई भी वस्तु है उसकी गति समान त्वरित गति का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान को हम लोग त्वरण कहते हैं। मंडता का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु घटती हुई चाल में चल रही है। मंडता यानी रिटार्डेशन का मतलब होगा कोई भी वस्तु घटती हुई चाल में चल रही है, यानी नेगेटिव एसिलेशन शो कर रही है, रिटार्डेशन में ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ है, कोई समस्या, किसी प्रकार का बच्चा डाउट हो बताओ या आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखो भाई, रेखीय गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से संबंधित दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। और समीकरण जो वेग समय संबंध को दर्शाता है उसको हम लोग, यानी कि वेग इस प्रकार का ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दर्शाता है, तो वो b = u + at होता है। ये दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, वेग और समय के बीच संबंध गति का पहला समीकरण दर्शाता है। गति का जो पहला समीकरण होता है ये आपका वेग और समय के बीच का संबंध को दर्शाता है। b = u + at होता है। और बच्चे तीन पेज के समीकरण गति के होते हैं। एक b = u + at होता है, एक s = ut + ½ at² होता है, एक होता है b² = u² + 2as, ये होते हैं। तीन मैंने आपको बता दिए हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा संबंध दर्शाया गया है। गति के जो सेकंड समीकरण उसके द्वारा संबंध स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाया गया है। गति का द्वितीय समीकरण के अनुसार स्थिति और समय के बीच का संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, स्थिति समय संबंध का समीकरण s = ut + ut + ½ at² होता है। बच्चे समीकरण आपको याद रखना है। गति के तीन समीकरण जो कि आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम के लिए। यहाँ से एग्जाम ना क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल आपके यहाँ से 1 से 2 पूछे जाते हैं। और समीकरण जो स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है तो 2as = होता है बच्चा b² - u² होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें मैंने आपको खैर कंप्लीट करा दी हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों आप लोग अपना सलाह जरूर बताइए। और वीडियो को दोस्तों लाइक आप लोग जरूर करें, वीडियो का लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा हो तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट बच्चा मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप हो वहाँ शेयर करें। ठीक है, और अपने परिवार को दोस्तों बढ़ाइए। ठीक है, सो दैट मैं आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट बहुत सारा ला सकूं। बहुत हम लोगों के प्लान्स हैं और उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को करना होगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए गुरुकुल प्लस चैनल के बारे में। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए तो साथियों विज्ञान चालीसा ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। साथियों ईएलपी और टेक्नीशियन और जेई वालों के दोस्तों ये चालीसा वरदान साबित होगी। दोस्तों इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चनों ने ग्रुप डी में तहलका मचाया था, अब आपके ईएलपी और टेक्नीशियन और आपकी जेई में बिल्कुल तहलका मचाएंगे। दोस्तों में बहुत ज़्यादा सर्वर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर वाइज दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों परीक्षा जो कि आपको 100% पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और 100% गारंटी साथियों सारे प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों इसमें हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, वही क्वेश्चन दोस्तों इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। साथियों इसके अलावा इसका आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड है। आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। एक आपका बुक फॉर्मेट में आएगा, लगभग 130 पेज आएंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपका मोबाइल फॉर्मेट में, इसको आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, बाकी इंग्लिश फॉर्मेट में है। और बाकी साथियों इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी इसका विज्ञान चालीसा का आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा आपको वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कंप्लीट आपको वीडियो भी विज्ञान चालीसा का दिया जा रहा है, जो कि पहले आपको पीडीएफ दी जा रही थी, अब आपको साथियों बिल्कुल ऑफर पीरियड में आपको 30+ वीडियो भी दी जा रही हैं। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं और कंप्लीट वीडियो भी आपको मिलेगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। मेरी सलाह मानो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी विज्ञान चालीसा एग्जाम के लिए रहेगी। इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे जाने चाहिए कि घोल के पी जाइए, जैसे आपको हनुमान चालीसा रट गई है वैसे विज्ञान चालीसा दोस्तों आपको रटे जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ईएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए ये वरदान साबित है। बाकी दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस आपकी वही है। ठीक है, बाकी साथियों
किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसको आप ले सकते हैं। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि आपको जिसमें आपके 10,000 से ज़्यादा टेस्ट लगभग 14,000 13-14,000 के आसपास टेस्ट अपलोड हो गए। अभी और अपलोड होने दोस्तों 5-6 हज़ार टेस्ट और अपलोड होने हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे दोस्तों टेस्ट है, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया एनालिसिस के हिसाब से करवाया जाएगा, आपको ऑल ओवर इंडिया अपन रैंक आप पता लगा लेंगे। बाकी साथियों 300 से ज़्यादा इसमें फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल, तो अटेम्प्ट कीजिए, क्या दिक्कत है ना। अच्छा लगे तो भाई ये वाला ले लीजिएगा। और जो कि दोस्तों केवल और केवल आपको 499 रुपये में दिया जा रहा है, ऑफर पीरियड में आपको 499 में टेस्ट सीरीज दी जा रही है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ दी जा रही है। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध है, तो इसको आप ले सकते हो, क्योंकि टॉपर्स ने बनाया है इस टेस्ट सीरीज, ठीक है। और बाकी इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी साथियों अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर साथियों क्लास का आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, टेस्ट सीरीज हुई, ई बुक हुई, डेली कोई, ये सब आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और भी बहुत सारी करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप की, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और साथियों मेरी रिकमेंड करिए, मेरी बात मानिए तो विज्ञान 40 से वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रही, इसको आप जरूर ले लीजिएगा। और काफी टॉपर्स ने इसको रिकमेंड किया है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास।